स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किराया क्रय पद्धति हायर परचेज सिस्टम का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग। ठीक है। और मैं दूसरा भाग शुरू करने से पहले भाग में हमने क्या क्या अध्ययन किया उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी और दे दूं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा किराया क्रय पद्धति किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या है। साथ ही हमने किराया क्रय पद्धति की विशेषताओं के बारे में जाना और किराया क्रय पद्धति में हायर परचेज सिस्टम में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी या शब्दावली हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हमने जानकारी ली। और इसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि हायर परचेज सिस्टम में क्रेता और विक्रेता को क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानियां होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे किराया क्रय और उधार क्रय में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिख दिया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अंतर का आधार, बेस ऑफ डिफरेंस। इसमें पहला पॉइंट है अधिनियम, एक्ट। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रय अधिनियम 1972 लागू होता है, जबकि उधार क्रय में वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 लागू होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर 1972 लागू होता है, जबकि वहां पर उधार क्रय में 1930 लागू होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं स्वामित्व, ओनरशिप। किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पश्चात ही, ध्यान देंगे, अंतिम किस्त के भुगतान के पश्चात ही क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं होगा विक्रेता स्वामी होगा और अंतिम किस्त के भुगतान के पश्चात क्रेता स्वामी होता है। जबकि उधार क्रय में सुपुर्दगी के साथ ही जैसे ही माल को आपने हैंडओवर किया क्रेता को, उसका स्वामी क्रेता हो जाता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है भुगतान सुविधा। भुगतान सुविधा में किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत भुगतान जो किया जाता है वो निर्धारित किस्तों में एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान किया जाता है या एक निश्चित अवधि के अंतराल में भुगतान किया जाता है। मासिक हो सकता है, त्रैमासिक हो सकता है या जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से हो सकता है। जबकि उधार क्रय में भुगतान एक साथ या फिर जो समझौता हुआ है उसके अनुसार कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। ठीक। चौथा पॉइंट है अनुबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व, ध्यान देंगे, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना हो उसके पहले तक अनुबंध की प्रकृति किराया क्रय अनुबंध की तरह होता है, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट की भांति होगा। लेकिन जैसे ही हम अंतिम किस्त का भुगतान विक्रेता को करते हैं तो विक्रय अनुबंध सेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो जाता है। लेकिन यही चीज जो है वो उधार क्रय में अनुबंध की प्रकृति जो रहती है वो विक्रय अनुबंध की तरह ही होता है, जो लिखित या मौखिक हो सकता है। ठीक है। फिर आते हैं पांचवा पॉइंट, संरक्षण, प्रोटेक्शन। किराया क्रय पद्धति में वस्तु के विक्रेता को उधार क्रय की अपेक्षा अधिक संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि उधार क्रय में किराया क्रय की अपेक्षा कम संरक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार, गुड टाइटल। हायर परचेज सिस्टम में जब तक अंतिम किस्त का भुगतान न कर दिया जाए तब तक क्रेता जो है उस माल को न तो गिरवी रख सकता है और न ही उसको तीसरे पक्षकार को बेच सकता है। यदि किसी कारण से अंतिम किस्त के पहले हायर परचेज सिस्टम में क्रेता जो है माल को तीसरे पक्षकार को बेच देता है तो ऐसी स्थिति में तीसरे पक्षकार को श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार प्राप्त नहीं होता। ठीक। जबकि उधार क्रय की स्थिति में क्रेता को यह अधिकार होता है कि वह अपने सामान को या माल को किसी तीसरे पक्षकार को बेच सकता है और तीसरे पक्षकार का जो अधिकार होता है वह दूषित या बेकार नहीं होता। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पे रिपेयर्स, मरम्मत। इसमें हायर परचेज सिस्टम में किराया क्रय पद्धति में मरम्मत का जो दायित्व होता है वह विक्रेता का ही होता है, जबकि उधार क्रय में मरम्मत का दायित्व स्वयं क्रेता का होता है।
लास्ट पॉइंट आप देखेंगे वापसी का अधिकार, राइट टू रिटर्न। राइट टू रिटर्न किस्त भुगतान पद्धति में किसी प्रकार की त्रुटि करता है विक्रेता माल के पैसे रिटर्न करने में, या जो शर्तें थी उस शर्तों का उल्लंघन करता है, या उस वस्तु का जिस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए उस तरह से उपयोग क्रेता नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में माल की वापसी विक्रेता प्राप्त कर सकता है, मतलब वापस माल को ले सकता है। लेकिन उधार क्रय की स्थिति में विक्रेता जो है माल वापस नहीं ले सकता, वह सिर्फ जो अदद राशि है या जो शेष राशि है उस राशि को प्राप्त कर सकता है। उस प्राप्त करने के लिए हो सकता है वो न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किराया क्रय पद्धति और उधार क्रय में अंतर है, और मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, निश्चित रूप से समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, किराया क्रय अनुबंध संबंधी प्रावधान, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, जब हायर परचेज सिस्टम आया था, बना, वो कब बना, कैसे बना, वो सब चीजों का उल्लेख इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है वो किया गया है। तो किराया क्रय संबंधी व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, इसको नियमित रूप से क्रियान्वित करने के लिए किराया क्रय अनुबंध 1972 भारतीय संसद में 31 मई 1972 को लाया गया, पारित किया गया, और 8 जून 1972 से जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। इसमें कुल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। ध्यान देंगे, 6 अध्याय, 6 चैप्टर है और 31 सेक्शन इसमें बताए गए हैं, और हर अध्याय में सेक्शन को डिवाइड किया गया है कि किस अध्याय में कितने सेक्शन हैं और उसमें क्या क्या चीजें उल्लेखित है। तो हम आते हैं पहला अध्याय, चैप्टर 1 में। पहला अध्याय जो है उसमें सेक्शन 1 to 2, 1 और 2 को लिया गया है। सेक्शन 1 and 2, 1 और 2 को लिया गया है। तो सेक्शन 1 और 2 में क्या है, तो सबसे पहले तो इस अधिनियम का शीर्षक दिया गया है, हायर परचेज सिस्टम। फिर उसके बाद इसके क्षेत्र बताए गए हैं, एरिया क्या होगा, फिर इसको लागू करने की तिथि, कौन सी तिथि पे ये लागू हुआ, और इसमें कुछ परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। जबकि अध्याय 2 आता है, अध्याय 2 चैप्टर 2, इसमें सेक्शन 3 to 5 लिया गया है, 3 से 5 तक का। और सेक्शन 3 to 5 में विषय सामग्री एवं प्रारूप का उल्लेख किया गया है। हायर परचेज सिस्टम के विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर, और प्रारूप यानी कि प्रोफार्मा का उल्लेख किया गया है, मेंशन किया जाता है। इसमें किराया क्रय ठहराव लिखित एवं सभी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ये नियम दिया हुआ है, और साथ में कुछ बातों का उल्लेख भी किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे रोकड़ मूल्य, कैश प्राइस क्या होगा, हायर परचेज प्राइस क्या होगा, ठहराव की तिथि किस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, किस्तों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा, किस्तों में देय राशि क्या होगी, और साथ ही साथ किस्त भुगतान की तिथि और स्थान आदि का भी उल्लेख सेक्शन 3 to 5 में किया गया है। अब आते हैं अध्याय 3 में क्या क्या है। तो अध्याय 3 में, अध्याय 3 6 to 8, सेक्शन 6 to 8, 6 से 8 तक का उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। और इसमें किराया क्रय ठहराव संबंधी शर्तें, आश्वासन, किराया क्रय प्रभार की सीमाएं, संपत्ति का हस्तांतरण आदि का उल्लेख किया गया है। फिर आते हैं अध्याय 4 में, अध्याय 4 चैप्टर 4, और ये आता है आपका सेक्शन 9 to 17, 9 से 17 तक। इसमें, इस अध्याय में किराया क्रय क्रेता के अधिकार और उसके दायित्व का उल्लेख किया गया था। ध्यान देंगे, परचेजर के राइट्स और उनकी लायबिलिटीज दोनों को शो किया गया है। जबकि अध्याय 5 चैप्टर 5 में
सेक्शन 18 टू 23 का उल्लेख है। 18 से 23 तक का दिया हुआ है और इसमें स्वामी के अधिकार और दायित्व का उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें ओनर जो है या विक्रेता जो है उसका विक्रेता का अधिकार और दायित्व का उल्लेख किया गया है। अब आप देखेंगे सेक्शन 24 से लेकर के 31 तक अध्याय 6 में दिया हुआ है। अध्याय 6 सेक्शन 24 से लेकर के 31 तक, 24 से 31 तक। और इस अध्याय में ठहराव से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधान या व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अब आप देखते हैं ब्याज एवं नगद मूल्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस। जब हम ब्याज या नगद मूल्य की गणना करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। एक, जब प्रश्न में ब्याज की दर का उल्लेख हो, और दूसरा, जब प्रश्न में ब्याज की दर का उल्लेख ना हो। ठीक है, जब प्रश्न में ब्याज की दर का उल्लेख हो तो फिर से दो स्थिति मिलता है हमको। ब्याज की राशि किस्तों में सम्मिलित होने पर, ध्यान देंगे, सम्मिलित होने पर और सम्मिलित नहीं होने पर। तो जब सम्मिलित होगा तो उस कंडीशन में पहले देख लेते हैं कि कैसे हमको गणना करना होता है ब्याज के लिए और कैश प्राइस का। ठीक है, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचा हुआ है। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना होगा एक फॉर्मूला, या ये कह सकते हैं कि टोटल कैश प्राइस में माइनस कर दे डाउन पेमेंट को। ठीक है, तो जो बचेगा वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। मैं दूसरे शब्दों में इसको बताता हूं आपको। जो हमारा नगद मूल्य है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को अभी आज की डेट में खरीद सकते हैं, वो कहलाता है कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस। चूंकि मैं हायर परचेज सिस्टम से खरीद रहा हूं, किराया क्रय पद्धति अपना रहा हूं या उस शर्त में खरीद रहा हूं, तो मुझे क्रय करते समय या अनुबंध के समय कुछ पेमेंट करना होगा, वो कहलाता है डाउन पेमेंट। तो कुल मूल्य पे डाउन पेमेंट यानी कि भुगतान की गई राशि को घटा देंगे तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। एक्चुअल में मुझे जो ब्याज देना है फ्यूचर में किस्त के साथ में, वो बचे हुए राशि पर देना है। तो ये राशि हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना पेमेंट बाकी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम दूसरा कैलकुलेट करेंगे जो भी ड्यूरेशन है, जो भी अंतराल है किस्त के भुगतान के लिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है या जैसा आपने शर्तें लागू किया है, उस हिसाब से आपको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे एक ब्याज की दर आपको दिया रहेगा। ब्याज की दर आपको रहेगा तब है ये, तो ब्याज की दर मिलेगा। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे रेट का मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी अवधि का निकालना है ब्याज आपको वो अवधि लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए लिख लीजिए यहाँ पे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, कितने समय के लिए है, डिवाइडेड 100 इंटू 12। ठीक है, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस जो फर्स्ट पॉइंट में मिला हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी कंडीशन में चलेंगे। तीसरा टाइम, 1 महीने का है, 2 महीने का ब्याज देना है, 3 महीने बाद हम किस्त दे रहे हैं, तो जो ड्यूरेशन रहेगा वो ड्यूरेशन डिवाइडेड 100 इंटू, चूंकि आप मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 12 लगाएंगे। अगर ये ईयरली होगा, 1 साल का निकालना है, तो डिवाइडेड 12 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है आपको। और इस इंस्टॉलमेंट में ब्याज की राशि को माइनस करेंगे, माइनस कैश इंटरेस्ट माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। तो ये फिर से आ जाएगा आपका जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग कैश पेड, कितना हमने भुगतान किया वो पता चल जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, एक किस्त आप जब जमा कर रहे हैं जिसमें ब्याज की राशि
सम्मिलित है, तो ब्याज की राशि को हम अलग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से हमने कितना इंस्टॉलमेंट के थ्रू पेमेंट किया है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट जो आएगा, द्वितीय किस्त की देय राशि या देय तिथि पर फिर से हम इसका आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जितना अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं उसको, और बचे हुए राशि से इसी तरह से कैलकुलेशन करके फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट या ब्याज की गणना करने के बाद ये प्रक्रिया आप अपनाते रहेंगे जब तक कि अंतिम किस्त की राशि का भुगतान न करना हो या किया जाना हो। अंतिम किस्त की राशि के भुगतान के समय ये गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है, जितनी राशि आपका आउटस्टैंडिंग कैश के रूप में है, इंस्टॉलमेंट में से उतनी राशि माइनस कर देते हैं या उतनी राशि का हम पेमेंट कर देते हैं, और बाकी राशि को हम मान लेते हैं ब्याज की राशि। ठीक है, एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को इस पॉइंट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, चलिए ये मिटा देते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, कैश प्राइस हमने लिया 5,45,300 रुपए, डाउन पेमेंट है 1,20,000 रुपए, ये जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी समय पेमेंट किया गया, और 4 इंस्टॉलमेंट है 1,20,000 रुपए का, ईयरली इंस्टॉलमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, और हमारा जो एग्रीमेंट डेट है वो हमने लिया है 2010 1 अप्रैल को। तो 2010 1 अप्रैल को हमने जो लिया है उसका कैश प्राइस है 5,45,300, 5,45,300। डाउन पेमेंट हम कर रहे हैं वहां पर कितना, 1,20,000, तुरंत हमने चुका दिया 1,20,000। तुरंत चुकाने के बाद अब जो आउटस्टैंडिंग बचा वो 4,25,300 रुपए बचा। 4,25,300 रुपए 1 अप्रैल 2010 को बैलेंस आया, और हम 2011 को एक साल बाद पहला इंस्टॉलमेंट का भुगतान करेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग पे मैंने कैलकुलेट किया 5% इंटरेस्ट जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आ गया 21,265 रुपए। मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का है, 1,20,000 का, तो मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा 1,20,000 रुपए, जिसमें मेरा ब्याज आ रहा है कितने का, 21,265 रुपए का। अब ये 21,265 रुपए अगर हम माइनस कर दे 1,20,000 रुपए में, तो टोटल आ जाएगा 98,735 रुपए, 98,735। ठीक, और ये अमाउंट हम पेमेंट करेंगे किसको, विक्रेता को, 98,735, और हमारा कैश प्राइस अब रिड्यूस हो जाएगा 3,26,565 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट आया। अब इस अमाउंट पे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने से पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 3,26,565 का 5% हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है 16,328 रुपए, 16,328। अब हमारा इंस्टॉलमेंट कितने का है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 1,20,000 का है। ठीक है, 1,20,000 रुपए का सेकंड इंस्टॉलमेंट है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हम पेमेंट करेंगे तो उसमें ब्याज कितना इंक्लूड है, 16,328 रुपए। ठीक, 16,328 रुपए। अब इस 16,328 रुपए को माइनस कर दे 1,20,000 रुपए में, तो 1,03,672 रुपए ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 1,03,672 रुपए हमारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ, जिसमें कैश प्राइस है ये। तो कैश प्राइस उतना माइनस कर दीजिए पुराने में से, सेकंड इंस्टॉलमेंट का देने से पहले जो बैलेंस आ रहा है वो अमाउंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमने दिया 1,03,672 रुपए। अब आगे हमारे पास 2,22,893 रुपए। 2,22,893 रुपए पे तीसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो आ रहा है 11,145। तो 1,20,000 हमारा इंस्टॉलमेंट है, 1,20,000 हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट। 1,20,000 इंस्टॉलमेंट है। इस 1,20,000 इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट कितना है, 11,145। ठीक है, 11,145। अब 11,145 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 108855, ये बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, 108855
8855। अब ये कैश पेमेंट हम करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट के रूप में। ये माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आया, 1,14,038 रुपए। अब इस 1,14,038 रुपए का हम ब्याज कैलकुलेट भी करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर है, तो 1,20,000 मुझे तो देना है इंस्टॉलमेंट। अब इस इंस्टॉलमेंट में 1,20,000 में माइनस कर दीजिए बैलेंस अमाउंट को, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो अमाउंट कहलाएगा मेरा इंटरेस्ट, जो कितना होगा 5,962 रुपए। 5,962 रुपए डिफरेंस अमाउंट इन दोनों का, वो लिख दिए। और जो बचा वो 114038 ये आ जाएगा। यहां से 114038 फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम माइनस करेंगे तो ये हो गया नील, जीरो हो गया ये, ठीक। और ये आपका टेबल कंप्लीट हुआ। अगर आप टोटल लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6,20,000 रुपए हमने पेमेंट किया टोटल, ठीक है। 5 इंस्टॉलमेंट हो, एक डाउन पेमेंट है और 4 किस्त है, तो 5 और 5 लाख प्लस 6 लाख रुपए हो, सॉरी 6 लाख रुपए टोटल हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट का लगा दीजिए, टोटल कैश प्राइस का लगाएंगे। जब टोटल कैश प्राइस का लगाएंगे तो ये आ जाएगा 545,300 रुपीज, ठीक। और डिफरेंस जो आएगा वो कहलाएगा आपका ब्याज। इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। डिफरेंस अमाउंट होगा 54,700, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कैसे कैलकुलेट करना है। वो जो बैलेंस है उस बैलेंस में डाउन पेमेंट को माइनस कर दीजिए। डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे और प्लस इंस्टॉलमेंट में से उसको माइनस करके दिखा देंगे रिमेनिंग अमाउंट जो पेमेंट हो रहा है, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड मेन पॉइंट जो चल रहा था आपका वो था ब्याज की राशि किस्त में सम्मिलित नहीं होने पर। तो ब्याज की राशि अगर किस्त में शामिल नहीं है तो कैलकुलेशन में रेट आपको दिया रहेगा, तो उस दर से आउटस्टैंडिंग पे ब्याज की गणना करेंगे और ब्याज प्लस इंस्टॉलमेंट अमाउंट दोनों को मिलाकर के भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा टोटल अमाउंट आपको कैश प्राइस दिया रहेगा, इसमें ब्याज जोड़ेंगे फिर टोटल अमाउंट लिखेंगे और जो कैश प्राइस रहेगा वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। यदि प्रश्न में ब्याज की दर ना दी गई हो, ध्यान रखेंगे अभी तक हम पढ़ रहे थे ब्याज की दर दी गई हो और ब्याज की राशि किस्त में शामिल है या नहीं है उसके बारे में। अब क्वेश्चन में क्या बता रहे कि प्रश्न में ब्याज की दर का उल्लेख ही ना हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आपने लिखा था अदत्त रोकड़ मूल्य विधि, जिसको हम इनवर्स प्रोग्रेसिव विधि भी कहते हैं। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस मेथड और इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, ठीक है। क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इस विधि का प्रयोग जो है उस दशा में किया जाता है या उस स्थिति में किया जाता है जब प्रत्येक किस्त के भुगतान की अवधि एवं किस्त की राशि में समानता हो, मतलब अवधि और किस्त की राशि समान हो, तब करेंगे। इसमें सबसे पहले कुल किराया मूल्य में से कुल नगद मूल्य को घटा करके कुल ब्याज की राशि की गणना की जाती है, ठीक है। आप चाहें तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। लिख लीजिए एक फॉर्मूला, टोटल हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू माइनस टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, ब्याज। इस तरह से ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक। और ब्याज निकालने के बाद आप कुल ब्याज की राशि को जितने तिथि दिया हुआ है, जितने डेट दिया हुआ है, उस डेट पर दे अदत्त राशि के अनुपात में प्रोपोर्शनेट लेंगे, उसको बांट करके अवधि के जितना अवधि दिया है उस अवधि की ब्याज की गणना करेंगे, की जाती है। और ब्याज की गणना करने के पश्चात किराया क्रय किस्त में ब्याज की राशि को घटा देंगे और उससे हमको ज्ञात हो जाएगा उसका नगद मूल्य जो किस्त में हम देने वाले हैं, ठीक है।
इसमें अंतिम किस्त को 1 मान लेंगे, अंतिम किस्त के पहले वाले किस्त को 2 मान लेंगे, उससे पहले किस्त को 3 मान लेंगे। ऐसे करके एक एक अंक वृद्धि करके कुल ब्याज की राशि का विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये? चलिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कैश प्राइस 1,48,000 रुपए है, 1,48,000, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। हर इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपए का है और डाउन पेमेंट भी हमने 40,000 रुपए किया, और हायर परचेज प्राइस जो है वो 1,60,000 रुपए है। ठीक है, अब 1,60,000 रुपए है, तो ऐसे कंडीशन में आपका कैश प्राइस कितना होगा और इंटरेस्ट कितना होगा वो दिया हुआ है। इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस, यानी कि 1,60,000 माइनस 1,48,000, ये 12,000 रुपए जो हमारा है वो कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट, ब्याज की राशि हुआ। ठीक है, मान लीजिए ये ईयर दिया हुआ है, ईयर जो स्टार्ट हुआ 2011 से स्टार्ट हुआ, तो 2011, 2012, 2013, ये 3 साल में हमको देना है, क्योंकि 3 साल हो गया, ये 3 साल ले लिया हमने। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है। आपका ब्याज टोटल कितना है? 12,000 रुपए। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो सबसे लास्ट ईयर होगा उसको 1 नंबर ले लेना, फिर है ना, सबसे लास्ट ईयर है उसको 1 नंबर लेना, 1, 2, 3, ये मैंने नंबर डाल दिया। पहला 13 शुरू हो रहा है, 13 लास्ट ईयर है, 1 साल का ब्याज लगेगा, 12 में 2 साल का ब्याज लगेगा, 11 में 3 साल का ब्याज लगेगा, उस हिसाब से लिया गया ये। ठीक, अब यहाँ पर रेशियो जो आएगा वो 3/6, ये 6 कहां से आ रहा है? 3 + 2 + 1 = 6, तो 3/6, 2/6 और 1/6 हो जाएगा। मेरे पास टोटल ब्याज कितना आ रहा है? 12,000 रुपए, तो 12,000 इंटू 3/6 = 6,000 रुपए। 12,000 12,000 इंटू 2/6 = 4,000, और 12,000 इंटू 1/6 = 2,000 इंटरेस्ट होगा। मतलब आपका 2011 का जो इंटरेस्ट होगा पहले साल का 6,000 रुपए, दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो 4,000 रुपए, और तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो 2,000 रुपए होगा। और इस तरह से टोटल ब्याज जो अमाउंट है वो आ जाएगा आपका टोटल 12,000 रुपए, जो दिख रहा है क्वेश्चन में, क्लियर है आपके कि 1,48,000 और 1,60,000 का जो डिफरेंस है वो 12,000 ब्याज की राशि है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में जब दर नहीं दिया गया है तब हमने एक दूसरा पॉइंट भी लिया था, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। और इस मेथड में किस्त भुगतान की अवधि जब असमान होती है, एक समान नहीं रहता किस्त भुगतान की अवधि, कभी 4 महीना, कभी 3 महीना, कभी 2 महीना, जैसा मतलब उसमें एक सिमिलरिटी नहीं रहती है। साथ में किस्त की राशि भी समान ना हो, एक जैसे ना हो, कभी हम 5,000 रुपए पेमेंट कर दिए, कभी 25,000 पेमेंट कर दिए, मतलब जितनी है उतना पेमेंट कर देते, मतलब ना तो अवधि में समानता है और ना ही किस्त में समानता है। तो ऐसे स्थिति में ब्याज की जो गणना की जाती है गुणनफल विधि से की जाती है। और इस विधि में सर्वप्रथम कुल किराया मूल्य में कुल नगद मूल्य को घटा करके कुल ब्याज की राशि ज्ञात कर ली जाती है, जैसे अभी हम कर रहे थे। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हायर परचेस वैल्यू और कैश प्राइस जितना आता है, तो इसी तरह से आप पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट। जब आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाएगा तो उसके पश्चात किराया क्रय मूल्य की बकाया राशि जितना बाकी है उस राशि का किस्त भुगतान की अवधि से गुणा करके एक गुणनफल राशि या प्रोडक्ट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, और उस कैलकुलेशन में कुल ब्याज का वितरण गुणनफल के रेशियो में या प्रोडक्ट के रेशियो में करके किस्त में सम्मिलित ब्याज की राशि ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज आपने चारों पॉइंट समझा उसमें कैसे गणना करना है ब्याज का, और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करना है, हायर परचेसर की बुक में कैसे होगा, हायर सेलर की बुक में एंट्री कैसे करेंगे। थैंक यू।